यूपीएससी को इससे मतलब नहीं है कि आपकी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड क्या है। यूपीएससी आपको कंसीडर इस बेसिस पे करेगा कि या तो आप मैकेनिकल का ईएससी का एग्जाम दीजिए, या इलेक्ट्रिकल का, या इलेक्ट्रॉनिक्स का, या सिविल का। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर ये भी इशू नहीं है, उनको 10th की परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, 12th की परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। इवन इन इंजीनियरिंग ऑल्सो आपकी बैक भी आई हुई है, तो उनको उससे भी मतलब नहीं है। सिर्फ उनको डिग्री चाहिए कि आपने कंप्लीट कर रखी है और उसके बाद आप इसको क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। तुमने जीवन में पीछे क्या किया उसको भूल जाओ। अगर तुम आज से मेहनत करने के लिए तैयार हो तो फिर यूपीएससी तुम्हें खुली बाहों से गले लगाने के लिए तैयार है। कोई भी स्टूडेंट जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो जो पहला साल उसका इंजीनियरिंग का होता है वो अपने स्कूल की पढ़ाई से इंजीनियरिंग कॉलेज की आज़ादी में एडजस्टमेंट में लगता है। पूरी तरीके से तो एडजस्ट होने में खैर साल का अंत आ जाता है। सेकेंड ईयर ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी आज़ादी को जीते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकेंड ईयर से ही ये समझ लेते हैं कि उन्हें आगे किस डायरेक्शन में जाना है। जो समझते हैं या जो नहीं भी समझते हैं, थर्ड ईयर तक आते आते थोड़ी सीरियसनेस लोगों में आने लगती है और फाइनल ईयर तक आते आते तो अब भविष्य आपकी तरफ देखता है कि आगे का सोचा क्या है आपने, आगे का क्या प्लान है। आज हम इस सेशन में जो इंजीनियरिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उनसे डिस्कशन करेंगे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज जो भी लोग 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इस पूरे डिस्कशन में हम बात करेंगे कि गेट का एग्ज़ाम क्या है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कट ऑफ जनरली क्या रहता है। ऐसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की हम बात करेंगे, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। हम ये भी बात करेंगे कि उसका कट ऑफ क्या रहता है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है उसको एक बेसिक रोड मैप क्लियर हो कि उसको अगर किसी एक डायरेक्शन में जाना है तो उसमें कैसे कैसे वो अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकता है। नमस्कार, मैं अमरिंदर सिंह हूँ। मेरे साथ आप सभी जानते ही होंगे आचार्य बंसल सर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेडिजी के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए इस डिस्कशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो हमारी बातचीत है, इट इज अबाउट द गेट एग्जामिनेशन। सर, गेट एग्जाम, गेट नाम से बहुत लोग जानते होंगे, गेट एग्जाम है क्या? व्हाट इज गेट एग्जाम? सर, गेट एग्जाम जो है इंजीनियरिंग के बाद एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करने का एक तरीका है। उसमें से काफ़ी लोगों का जो इंटरेस्ट होता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, किसी का एमबीए फील्ड में होता है तो वो कैट एग्ज़ाम की तरफ जाते हैं। जिनको इंजीनियरिंग के अंदर ही मास्टरी करनी है और इन्फॉर्मेशन गेन करनी है और नॉलेज अपग्रेड करनी है रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग फील्ड, तो वो लोग गेट की तरफ आ सकते हैं। सो थ्रू द गेट एग्ज़ाम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास रहती हैं। क्योंकि दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होता है। उनको ये होता है कि हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होगी बीटेक में, क्योंकि नाम ही उसका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। ओके, तो कुछ जगह बी होता है, कुछ जगह बीटेक होता है, बट हमें उनके बाद इन डेप्थ में जाना है। तो किसी स्टूडेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसको इंटरेस्ट है कि मेरे को इसके बारे में और जानना है। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसका इंटरेस्ट है कि मेरे को ऑटोमोबाइल के बारे में और जानना है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग के बारे में जानना है, या प्रोडक्शंस के बारे में, या इंडस्ट्रियल कैसे काम करती है। ऐसे ही सिविल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो वो स्पेशलाइजेशन फील्ड के अंदर जाते हैं। सो थ्रू द गेट एग्ज़ाम उनकी सेकेंड स्टेज है कि एक तरह से वो पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनका फर्दर और इंटरेस्ट होता है तो उस केस के अंदर दे कैन एंटर इनटू द पीएचडी प्रोग्राम आल्सो। तो ये डिपेंड करता है उनके इंटरेस्ट के ऊपर। दूसरे टाइप के जो कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, हमें जॉब करनी है और बट अच्छे पैकेज के ऊपर जाना है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर हायर पैकेज के ऊपर जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अगर स्पेशलाइजेशन है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा वैल्यू करी जाएगी। तो उस केस के अंदर गेट के थ्रू आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और एक और भी है कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड पीएसयू, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों में ही जा सकते हैं। तो इसीलिए गेट मेरे को एक ऐसा एक एग्जाम लगता है
कि सबको देना चाहिए, वो डिसाइड बाद में करें कि उनको करना है या नहीं करना है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आप गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद जाते भी नहीं है तो गेट का जो स्कोर कार्ड होता है फोर्थ ईयर में कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आती हैं, ओके, तो वो जो उसका स्कोर कार्ड जो है वो आपके प्रोफाइल में लग जाएगा, तो वो आपके पुराने पापक्रम सारे धो देता है। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, सो जो कॉलेज में भी जो कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आ रही हैं उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको एज मिलता है इन कंपैरिजन टू द अदर स्टूडेंट। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी सीजीपीए या परसेंटेज कम रह गई है तो ये सारा उसको कवर करता है। तो इसी वजह से ये एक बहुत बढ़िया टेस्ट है एंड दैट वाज कंडक्टेड बाय द आईआईटी और आईएससी, ये मिलके ग्रुप्स करते हैं हर साल, अलग अलग आईआईटी आईएससी को मौका मिलता है एग्जाम प्रिपेयर करने का। तो ये चीजें हैं इसके बारे में। सो बेसिकली गेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो जैसे सर ने बताया, सबसे पहली बात, इफ अ पर्सन इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टूवर्ड्स टेक्निकल करियर, अगर वो टेक्निकल फील्ड में, और इनफैक्ट देखो जब आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस पे जाते हो ना तो सिर्फ टेक्निकल नहीं, एक तरीके से मैनेजेरियल, तो हम टेक्नो मैनेजेरियल काम बोलते हैं, यानी आपको चीजें मैनेज भी करनी होंगी विच रिक्वायर्स योर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एंड नो हाउ। सो अगर आप टेक्निकल या टेक्नो मैनेजेरियल जॉब की तरफ देख रहे हैं तो गेट एक गेट वे है उसके लिए। या अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, एमएस यानी मास्टर करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन दी इंजीनियरिंग डोमेन, या आप मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं इन दी इंजीनियरिंग डोमेन, आईआईटी से, आईएससी से, एनआईटी से, तो गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आपको उसका रास्ता खोलेगा। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं कुछ वो भी गेट के स्कोर कार्ड को मानती है, स्पेशली जो हमारी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, जर्मन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो आपके गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी आपको एंट्री देती हैं। इसके अलावा जैसे सर ने बताया कि अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, और बहुत सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गेट के आपके रैंक या स्कोर कार्ड के बेसिस पे रिक्रूट करती हैं। जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स का एक सपना होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना, और इनफैक्ट सर जो अलग से भी एग्जाम्स होते हैं जो गेट से नहीं होते, जैसे इसरो है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में पॉपुलर भी है और कहीं ना कहीं एक प्राइड मैं देखता हूं, जैसे किसी का इसरो में, यानी कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो न्यूज़पेपर वगैरह में, लोकल न्यूज़पेपर में नाम निकलता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग से भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उनका भी अगर आप सिलेबस टेक्निकल का देखोगे तो आपकी गेट प्रिपरेशन के साथ वो अलाइन करता है। तो ये तो हमारी बात हो गई ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट सर। इसके अंदर एक दो चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे गेट है, इसरो है, डीआरडीओ है, तो इसरो और डीआरडीओ अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है बट सिलेबस सेम है। एक सीएसआईआर ऑर्गेनाइजेशन और है, बट ये उनके लिए जिनको रिसर्च में जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो यू विल गेट अ चांस थ्रू द आईआईटी, कि आईआईटी में आप एमटेक कर लेते हैं तो डायरेक्टली वहां से भी रिक्रूटमेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यूज एक कंडक्ट करते हैं, तो वहां पे भी एक चांस है। साथ में काफी सारे पीएसयूज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अटैच्ड हैं गेट के थ्रू, बट काफी पीएसयूज अलग से भी एग्जाम कंडक्ट करती हैं। बट सबके लिए एडवांटेज क्या है कि जो गेट का एक सिलेबस है दैट इज अ कॉमन टाइप सिलेबस, तो इस चीज को आप बहुत जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर एक और चीज क्या है कि जो इसका स्कोर कार्ड है वो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो वैलिड है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। सो और आप थर्ड ईयर से भी दे सकते हैं, तो मतलब अगर आप एज ए स्टूडेंट आप थर्ड ईयर में जस्ट एक चेक करने के लिए देना चाहते हैं तो एक चेक करने के लिए भी दे सकते हैं कि आपको समझ आए कि एग्जाम कैसा होता है, क्या पैटर्न है, मतलब किस टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं, और फिर आपके पास इंप्रूवमेंट करने का चांस है इन द फोर्थ ईयर ऑल्सो, फाइनल ईयर। और अगर आपका थर्ड ईयर में अच्छे स्कोर कार्ड आ जाता है तो फिर भी आप फोर्थ ईयर में दोबारा दे सकते हैं, मे बी आपकी रैंक उससे और अच्छी आ जाए। और थर्ड ईयर में अच्छा स्कोर कार्ड आ गया है तो थर्ड ईयर से कंपनी रिक्रूट करने आती है तो वहां पे भी आपको एडवांटेज है। तो इन एंड ऑल नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं है, पर पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है जो आप यूज कर सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर, प्राइवेट जॉब्स के अंदर, कॉलेज के अंदर जो कंपनीज इंटरव्यू कंडक्ट करने आती हैं उन सब के अंदर। तो और वैलिडिटी भी इसकी 3 साल तक है, तो इस तरह से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट।
So we discussed about what is the GATE exam and what are the opportunities associated with it. हमने सारी opportunities की बात की. अब हम बात करते हैं कि GATE की प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है तो कॉलेज में आप सेमेस्टर के एग्जाम्स देते हो, उसका एक अपना पैटर्न होता है. तो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम, तो गेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? तो कॉलेज एग्जाम्स में सर जो सेमेस्टर में क्वेश्चंस आते हैं वो सब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. अब सब्जेक्टिव में बहुत सारे बच्चे उसमें से जैसे चॉइस रहती है ना, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल, तो वो थ्योरी कॉलेज में प्रेफर करते हैं और बहुत सारा कहानी उसमें लिख देते हैं. आप सब भी अवेयर होगे. तो गेट में जो पैटर्न रहता है इसका, आप देखोगे एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं. 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास. 65 क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं. और गेट अथॉरिटीज का जो पेपर बनाते हैं वो आईआईटीज और आईसी बेंगलोर, ये मिलके इन्हीं में रोटेट होता रहता है. कभी कोई इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटिंग बन जाता है, कभी कोई और इंस्टीट्यूट बन जाता है. तो ये जो पेपर होता है, ये पेपर ज्यादा फोकस होता है न्यूमेरिकल आपके टेस्ट पे. यानी आप न्यूमेरिकल अप्रोच को फॉलो करना होता है अगर आपको गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. राइट सर, इसमें जो हमारी मार्किंग होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं. और क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सर इसके अंदर? एक एडवांटेज और दे दी है, कुछ साल पहले तक सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पेपर होता था और नेगेटिव मार्किंग होती थी एमसीक्यू के अंदर. सो एक डर ये भी रहता था कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी. बट अब एक एडवांटेज है कि पिछले 2-3 साल से क्या हुआ है, गेट के एग्जाम पैटर्न के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से कोई एक करेक्ट होगा जो आपको चूज करना होगा. या मे बी समटाइम दे विल आस्क की फॉल्स कौन सा है, या वो तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट. ओके, बट एक ही आंसर होगा. सेकंड, एमएसक्यू उन्होंने ऐड कर दिया है इसमें. एमएसक्यू क्या होता है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन. तो उसमें आपको एज ए स्टूडेंट कई बार ऐसा होगा कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपको सही लगे, पर इसका मतलब ये नहीं आप क्वेश्चन छोड़ें. आपको चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे. मे बी आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सही मिल गया, बट फिर भी शायद हो सकता है कि डी ऑप्शन भी सही हो, बी और सी गलत हो. तो इसके अंदर एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. और एक होता है न्यूमेरिकल आंसर्स टाइप. तो पहले जब आप पेपर देखेंगे गेट के लास्ट 10 इयर्स के, 15 इयर्स के, 20 इयर्स के, तो उसमें एमसीक्यू में ही न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते थे. जब भी आते थे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और उसमें 4 ऑप्शंस होते थे, पर वहां नेगेटिव मार्किंग होती थी अगर बाय चांस आपका गलत हो जाता. बट अब वो ही न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, बट अब वो एनएटी के नाम पे आते हैं, फिल अप द ब्लैंक टाइप होते हैं वो. उसमें आंसर्स आपको लिखना होता है, बट उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं. तो ये एडवांटेज है, क्योंकि अगर आपका सही आ रहा है आंसर तो फिर तो आप ऑप्शन में से ही देख के मारेंगे. और उसके अंदर मोस्टली वो यूनिट्स में प्ले करते हैं. ओके, तो अगर आप यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशंस का, तो काफी हद तक सही होने के चांसेस होते हैं. और अगर कोई एक आध गलत भी हो गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो वो एक बहुत हद तक आपकी रैंक को भी इम्प्रूव करता है. तो ये चीज है. यस, सो ये हमने बात की कि गेट के एग्जाम का पैटर्न क्या है. और इसमें सर जो 65 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन सही होने पे अ स्टूडेंट गेट्स +3 मार्क्स, और गलत होने पे जो जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. सो इसके अंदर पूरा पैटर्न है. तो इसके अंदर 85 मार्क्स का आपका टेक्निकल, जिस भी डिसिप्लिन से आप हैं, और 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश, वो जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का वो आता है. तो और मैथमेटिक्स है इसमें, मैथमेटिक्स भी उसमें इंक्लूडेड है. तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल हो गया, 15 मार्क्स का एक आपका मैथमेटिक्स हो गया, 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश हो गया, इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन हो गया. सो आपके पास मौका रहता है. ओके, तो उस केस के अंदर अगर आप किसी भी सेक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग हैं, तो उस केस से वहाँ से आप मार्क्स को कैप्चर कर सकते हैं. जैसा कि सर ने आपसे कहा था कि शुरू में कि ये जो एग्ज़ाम है ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी आईआईटी है, तो मेरे दिमाग में आया कि काफ़ी सारे लोग डर जाएंगे कि आईआईटी पेपर बना रहा है तो बहुत टफ होगा. तो अब अगली जो स्लाइड है और अगला जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन कट ऑफ के ऊपर ही है. देन यू विल गेट शॉक्ड कि कट ऑफ ऐसी कोई हाई फाई नहीं जाती है कि जिससे आप पहले से ही डर में आ जाएं कि आईआईटीएंस पेपर बना रहे हैं तो बहुत टफ होगा और हमारे लिए एज अ नॉर्मल स्टूडेंट सिलेक्शन होना मुश्किल है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नाउ सर, अब हम अगर सर इसमें जैसे हम बात कर रहे थे मार्क्स की, तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है. और आई थिंक जो
आपके एक्चुअली क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, 2 मार्क्स भी रहते हैं, 1 मार्क्स भी रहते हैं। आई थिंक मिस्टेकली मैंने +3 बोला, तो +2 मार्क्स भी और +1 मार्क्स भी अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हाँ सर, आप तो सर अब हम कट ऑफ के ऊपर चलते हैं, और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, एक अप्रोक्सीमेटली हम कट ऑफ की बात करेंगे। डिटेल्ड में आपको कट ऑफ कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है, मार्क्स देखने हैं टॉपर्स के, तो मेडिजी की वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाके सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। मेडिजी का टेलीग्राम चैनल है, मेडिजी के यूट्यूब पे टॉपर स्टॉक भी है, तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। बट हमने कट ऑफ में भी क्या करा है, वी हैव टेकन द हाईएस्ट कट ऑफ, जनरल कैटेगरी। तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ऐसे कट ऑफ सेक्शन होते हैं। तो उसमें हमने ये नहीं करा है एक शो करने के लिए, कभी आपको ऐसा लगे कि सर ने जानबूझ के सबसे लोएस्ट वाला कट ऑफ ले लिया है, तो ओके, तो आप जाके देखेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड हमने सबसे हाईएस्ट कट ऑफ लिया है। तो सर इलेक्ट्रिकल का क्या कट ऑफ रहा है अप्रोक्सीमेटली? सर ये जो हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स की, ये 2024 गेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2025 की प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेसेस है। सो 2024 में लगभग 26 मार्क्स के आसपास जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में अराउंड इट वाज 25। मैकेनिकल में इट वाज अप्रोक्सीमेटली 29, एंड सिविल ब्रांच सर अप्रोक्सीमेटली 30। तो सर यानी किसी भी आप ब्रांच से हो, ये जो 4 मेजर ब्रांचेस हैं, 25 से 30 मार्क्स के बीच में है गेट आप क्वालिफाई कर लेते हो। बट हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ गेट क्वालिफाई करना ये इंश्योर नहीं करेगा दैट यू गेट इन अ वेरी गुड आईआईटी और एनआईटी या आप पब्लिक सेक्टर में जॉब पा लेते हो। बट यस, सर ने जैसे बताया कि अगर आप कॉलेज के साथ अगर आपके पास गेट स्कोर भी है, तो वो अगर आप कॉलेज के भी प्लेसमेंट में बैठते हो ना, तो इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल। बट सर इसके अंदर एक और चीज हम ये कहना चाहेंगे कि ये फायदा कैसे करता है कॉलेज के अंदर भी, एग्जाम में भी, या इंटरव्यूज के अंदर जो कंपनीज आते हैं रिक्रूट करने, किसी भी आप डेफिनेटली अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो किसी में ज़्यादा किसी में कम, पर अप्रॉक्सीमेटली इफ आई विल टॉक अबाउट द मैकेनिकल, तो लास्ट ईयर जैसे 60-65,000 स्टूडेंट्स थे, और उसमें जो कट ऑफ है 29 सबसे हाईएस्ट जर्नल की गई है, तो उस कट ऑफ के ऊपर भी ऑलमोस्ट आपकी 7-8-9,000 रैंक है। इट मीन्स आप ऑलमोस्ट 80% बच्चों से ऊपर हो जाते हैं, राइट। तो एक तरह से when you will appear in the college interview also, private company interview, और आप क्या कहते हैं कि I have cleared the GATE exam, तो एकदम से आप बहुत सारे कैंडिडेट से ऊपर उठ जाते हैं, और टेक्निकली आपको एक अच्छा कैंडिडेट मान लिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से वो आपको फायदा करता है। सो नाउ सर अब हम चलते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर। तो सर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के बारे में आप कुछ बताइए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो बेसिकली अगर आप देखोगे एज एन इंजीनियर, इफ यू वांट टू गो फॉर अ टेक्निकल एग्जामिनेशन एज एन इंजीनियर, तो ये पिनेकल है, ये हाईएस्ट एग्जाम है जो इंजीनियरिंग डोमेन का एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट कराता है ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए। इसमें सबसे पहले सर हम बात करें कि अगर कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को टारगेट कर रहा है, तो इसके थ्रू उसको मिलेगा क्या, यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? सर इसके थ्रू एक, अगर हम सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में बात करें, पहले तो मैं एक और डिफरेंस थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपका गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के बीच में, कि गेट एग्जाम जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस सारी ब्रांचेस के लिए, और भी बहुत सारी ब्रांचेस के लिए है, ओके, एन नंबर ऑफ ब्रांचेस, ओके। बट जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर जाते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज है फाइनल एम, तो उसके अंदर डिसिप्लिन सिर्फ 4 है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इफ यू आर फ्रॉम ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, अगर इंजीनियर है या आईटी इंजीनियर है या कोई और फील्ड से इंजीनियर है, और अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में एंटर करना है, तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके, मतलब यूपीएससी की साइड से रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैंने कई बार देखा है कि मैकेनिकल में मैरीन इंजीनियर्स बहुत आए हैं, एनपीटीआई से पावर इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, और वो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, आप किसी भी ब्रांच से एग्जाम दे सकते हैं, बट ये 4 ब्रांचेस हैं। इनफैक्ट सर मैकेनिकल इंजीनियर कोई है तो वो सिविल से भी दे सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दे सकता है। यूपीएससी को इससे मतलब नहीं है कि आपकी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड क्या है। यूपीएससी आपको कंसीडर इस बेसिस पे करेगा कि या तो आप मैकेनिकल का ईएससी का एग्जाम दीजिए, या इलेक्ट्रिकल का, या इलेक्ट्रॉनिक्स का, या सिविल का। दूसरा
परसेंटेज के अंदर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हम काफ़ी ये टाइम देखते हैं कि कॉलेजेस के अंदर कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आती हैं, काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज जो रिक्रूट करने आती हैं वो 10th के एग्जाम की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज और इंजीनियरिंग की परसेंटेज की कट ऑफ डिसाइड करती हैं, 60 60 70 ऐसे वट एवर डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, वो उनका खुद का पर्सनल रूल है। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर ये भी इशू नहीं है, उनको 10th की परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, 12th की परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। इवन इन इंजीनियरिंग ऑल्सो आपकी बैक भी आई हुई है, हाँ। तो उनको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उनको डिग्री चाहिए कि आपने कंप्लीट कर रखी है और उसके बाद आप इसको क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। बट आप इसको इस तरह से मत लीजिएगा कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि किसी की अगर बैक आई है तो उस केस के अंदर कैसे सिलेक्शन होगा ईएस में, ऐसा नहीं है। मेडीजी के टॉपर स्टॉक में आप जाइएगा तो आपको मिलेंगे काफ़ी ऐसे लोगों के इंटरव्यू टॉपर स्टॉक के अंदर जिनकी 8-8 10-10 15-15 बैक आई थी। एक स्टूडेंट का मेरे को नाम ध्यान नहीं है बट टॉपर स्टॉक के अंदर है, आप मेडीजी के यूट्यूब पे चैनल पे जाइएगा तो उसने 6 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, 6 साल में, और उसने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किया था एंड उसका टॉपर स्टॉक में भी है। तो ये सिर्फ हम एक इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं कि आपकी बैक आई है तो उसके केस के अंदर ठीक है आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ आप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। तो ओके, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कर सकते हैं बट एलिजिबल हैं। बट अगर आपकी बैक आई हुई है तो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं, या अगर आपके 10th या 12th में परसेंटेज कम है तो आपकी इंजीनियरिंग में चाहे 80% भी हो पर उनके रूल्स में ही आप नहीं आते हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो यहाँ एलिजिबिलिटी है। नाउ सर, हाँ, आपने बैक की बात करी, हाँ, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना याद आ गया। अच्छा, सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर में अटेंडेंस ना होने की वजह से मुझे पेपर नहीं देने दिए गए। तो एक तरीके से मेरी अब तो मुझे याद भी नहीं, शायद 5 सब्जेक्ट थे या 6 सब्जेक्ट थे, उन सब में बैक थी। अच्छा, बैक के मैंने एग्जाम दिए, फिर उसमें से एक सब्जेक्ट में री बैक आ गए, फिर उसका एग्जाम देके क्लियर हुआ। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम मैंने खुद भी क्लियर किया है, सर ने भी एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज का। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सर ने पीएसयू का भी एग्जाम क्लियर करा है, सर ने पीएसयू में भी जॉब करी है, राइट। सो सर ने और सर ने एमटेक का भी एग्जाम क्लियर करा है, गेट के अंदर भी टॉप रैंक में थी सर की, तो गेट का भी एग्जाम क्लियर करा सर ने, पीएसयू का भी एग्जाम क्लियर करा सर ने, इंजीनियरिंग सर्विस का भी एग्जाम क्लियर करा, एंड नाउ सर इज इन टीचिंग फील्ड आल्सो, राइट। सो हाँ सर, आप भी मैं बता दूं, अब हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो सर एनटीपीसी में जॉब कर चुके हैं जो कि एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और ईएससी भी सर आपने 2 बार आई थिंक क्लियर किया है। यस, सो अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि सर ने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया अबाउट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। अच्छा, सर एक बात ये भी है कि यूपीएससी की मैं हमेशा बात ये करता हूँ कि सबसे खूबसूरत बात यूपीएससी की मुझे ये लगती है, जो शायद मुझे, क्योंकि मेरी जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहे, कभी शायद काफी भटकाव रहा और फिर सीरियस भी हुआ, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात मुझे यूपीएससी की लगती है कि तुमने जीवन में पीछे क्या किया उसको भूल जाओ। अगर तुम आज से मेहनत करने के लिए तैयार हो तो फिर यूपीएससी तुम्हें खुली बाहों से गले लगाने के लिए तैयार है। और गेट और यूपीएससी में एक बेसिक फर्क ये है कि गेट का एग्जाम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं मांगता, कुछ इंटेलिजेंस मांगता है, कुछ एप्टीट्यूड आपका अच्छा मांगता है, बट यूपीएससी एग्जाम मैंने उन लोगों को भी क्रैक करते हुए देखा है जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं रहे हैं, लेकिन मेहनत उन्होंने इतनी की है कि उन्होंने अल्टीमेटली एग्जाम क्लियर कर लिया। यस, तो सर अब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और अब जो ये वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए एक और खुशखबरी है। अप्रॉक्सीमेटली 4-5 साल से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, मेजर डिपार्टमेंट, दैट इज रेलवेज, जो उसके अंदर स्टोर सर्विसेज के अंदर सिलेक्शन होता है और अपनी अपनी ब्रांचेस का एक इंजीनियरिंग होता है, जैसे मैकेनिकल में IRSME, या इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल में, तो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया जिसके लिए हम रिक्रूट होते हैं, और साथ में एक स्टोर्स डिपार्टमेंट हो गया कॉमन जिसके लिए रिक्रूट होते हैं। तो उसमें सीट्स निकल के आई हैं इस साल, और जो अप्रॉक्सीमेशन सीट्स का जो आइडिया दिया है यूपीएससी ने, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट जो होगा 2025 के अंदर, तो उसके अंदर 457 सीट्स हैं। बट आउट ऑफ 457 व्हाट इज द गुड न्यूज कि सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, सबसे बिग डिपार्टमेंट और सबसे प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे वही रहता है, जो टॉपर्स होते हैं वो उसी को सिलेक्ट करते हैं। उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 225 सीट्स हैं, तो आप देखेंगे 80 से 90% सीट्स, मतलब 457 की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें 40-50% सीट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम रेलवेज के थ्रू
फिल होंगी। तो एक तो मेजर डिपार्टमेंट आपका आईआरएमएस हो गया, फिर अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिविल्स के लिए आपका डेप्यूटेशन के ऊपर एनएचआई के ऊपर भी सिलेक्ट होते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में भी होते हैं, आपका आईडीएससी हो गया जिसको हम एमईएस भी बोलते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर भी होते हैं। मैकेनिकल्स के स्टूडेंट सीपीएस सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सिलेक्ट होते हैं। मैकेनिकल और सिविल दोनों के कैंडिडेट सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन में भी सिलेक्ट होते हैं। आपने वहाँ नौकरी करी हुई है, मेरी पोस्टिंग थी सीडब्ल्यूसी में, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो सर अगर अब आप बात करेंगे कि पोस्ट कैसे रहती है, कैसे आप सेलेक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे? सर जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जब आप रिक्रूट होते हो, ग्रुप ए ऑफिसर आप होते हो, तो आपको जो डेजिग्नेशन स्टार्टिंग की ही डेजिग्नेशन मिलती है, काफी अच्छी डेजिग्नेशन मिलती है। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां आपको सीधा असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिलती है एंड यू ग्रो फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद आपके जैसे जैसे प्रमोशंस होते हैं, उसके बाद आप मतलब डिप्टी डायरेक्टर बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो, चीफ इंजीनियर बन सकते हो। तो ये स्टार्टिंग जो बेस है आपको वो ही काफी अच्छा मिलता है, क्योंकि यूपीएससी के एक ग्रुप ए सर्विस एग्जाम से आप सिलेक्ट हुए। अच्छा सर, एक बात मैं और ऐड करना चाह रहा था। जैसे सर ने बताया आप को वेरियस जो डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो उस बात को मैं रीअफर्म कर रहा हूँ कि जो रेलवेज था वो 4-5 साल पहले उसको रेलवेज की कुछ सर्विसेज जो है वो सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट होती थी, बट जो टेक्निकल जॉब्स हैं रेलवेज की वो भी सिविल सर्विसेज के थ्रू शिफ्ट कर दी गई थी। पहले वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होती थी, अब उनको गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस देखे और इंटरनली उन्होंने बहुत सारा असेसमेंट किया होगा, तो अब वो जो रेलवेज की टेक्निकल वाली जॉब्स हैं वो वापस आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज से आ गई। और वो सर ने बताया ही आपको कि 457 टोटल सीट्स हैं, उसमें से 225 जो सीट है वो अकेली रेलवेज डिपार्टमेंट की है। सर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे एज अ ब्यूरोक्रेट जब हम ग्रो करते हैं तो एक टॉप पोजीशन होती है ब्यूरोक्रेसी में कि आप किसी जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी बनते हैं। करेक्ट सर, है ना? तो जो सेक्रेटरी बनते हैं, जैसे कोई भी मिनिस्ट्री आपकी है, एक मिनिस्टर होंगे जो इलेक्शन से रिक्रूटेड हैं, फिर उसके नीचे एक सेक्रेटरी रहते हैं जो कि कोई यूपीएससी ग्रुप ए सर्विसेज के रहते हैं। अब इसमें एक धारणा ये रही है कि वो सारे तो आईएएस रहते हैं, बट अभी एक आर्टिकल मैंने देखा था, एक एनालिसिस देखी थी, जिसमें कि पिछले जो 10-15 साल का गवर्नेंस रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो जो टोटल सेक्रेटरीज है उसमें सिर्फ 33% आईएएस है, बाकी के जो 66-67% है वो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवेज वगैरह के डिपार्टमेंट से हैं, वो आईआरएस सिविल सर्विसेज का होता है यानी रेवेन्यू सर्विसेज के, यानी आईएएस का जो परसेंटेज है 33% है। तो इससे भी आप वो टॉप पोजीशन कर सकते हो। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा मैं, अगर आप रेलवेज के थ्रू रिक्रूटमेंट होते हैं, रेलवेज की इंपॉर्टेंस क्यों है? एक तो जॉब प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट नेटवर्क है, सो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको और नहीं मिल सकता। दूसरा, इंडिया डेवलप्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो इकोनॉमी में फ्रेज होगा ट्रांजैक्शन, तो उसके केस में फास्ट स्पीड ट्रेन्स भी आएंगी, ट्रैक्स भी होंगे, जो ट्रांजिशन होगा, तो ये सारा का सारा सीखने को आपको यहाँ से मिलेगा एंड ये एक्सपीरियंस आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सेकंड, इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि डेप्यूटेशंस के थ्रू भी आप बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उसके अंदर रिक्रूट होते हैं। तो रेलवेज के ऑफिसर्स को इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो गए हैं, तो उसमें हमने ये देखा है काफी दूसरे डिपार्टमेंट से भी जाते हैं, बट रेलवेज के स्पेशली बहुत सारे, जैसे डीडीए है, एमसीडी है, ऐसे स्टेट लेवल पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप उसके अंदर भी आपको एक्सपीरियंस काउंट होता है और वहां पे भी आप जा सकते हैं। तो जैसे सीपीडब्ल्यूडी में जो सेलेक्ट होते हैं, या सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स एक डिपार्टमेंट इसका सिविल इंजीनियरिंग का है, उसके थ्रू जैसे एनएचएआई में बहुत लोग जाते हैं डेप्यूटेशन पे, तो आपको इस तरह से भी बहुत सारा सीखने को मिलता है। मतलब लर्निंग, रियल लर्निंग जो है वो आपको बहुत सारी मिलती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत सारे मिलते हैं और बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं थ्रू द रेलवेज। एंड जो आपका सिविल सर्विसेज में इंक्लूड हो चुका था वो पूरा का पूरा उठ के अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज आसान है,
बट इन कंपैरिजन टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहेंगे आईएएस के एग्जाम में तो उससे तो बहुत आसान है। Yes. तो वो पावर आपको कहीं ना कहीं रेलवेज डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिल रही है इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज, थोड़ी कम मेहनत करने पे इन कंपैरिजन टू एडमिनिस्ट्रेटिव। और सर कहीं ना कहीं जब मुझे याद है जब रेलवेज पार्ट हुआ करता था तो जो इंजीनियरिंग डोमेन के कैंडिडेट्स थे जिनको सिविल सर्विसेज में भी जाना है, Correct. वो इंजीनियरिंग सर्विसेज को एक स्टेप की तरह लेते थे सही कि है। पहला कदम यहाँ रखते हैं, यहाँ एक स्टेबल नौकरी पहले आ जाए, फिर दूसरा कदम हम वहां लेते हैं। तो वो हमने देखा कि जब से ये रेलवेज डिपार्टमेंट को अलग किया था तो कई लोग डायरेक्ट सिविल सर्विसेज के लिए भी एम करने लगे थे। हालांकि अब फिर वो स्टेप आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको सिविल सर्विसेज के लिए भी जाना है और टेक्निकल लेके आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को एम कर सकते हैं एंड देन यू कैन फर्दर गो फॉर द सिविल सर्विसेज, राइट। सर अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो क्या एग्जाम पैटर्न रहता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का? अभी रिसेंटली 4 to 5 ईयर से चेंजेस हुए हैं। पहले प्रीलिम्स और मेंस एक ही साथ एग्जाम होता था 3 दिन तक। पहले दिन जीएस का पेपर, सेकंड डे 2 आपके टेक्निकल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड डे 2 टेक्निकल मेंस का पेपर कन्वेंशनल। ये हमने जब एग्जाम दिया जब तो हमने ये दिया pattern था। और फिर एक आफ्टर सम मंथ्स आपका कट ऑफ क्लियर होगा। अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा यूपीएससी के थ्रू एंड देन आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद मेडिकल होगा। Right. बट अभी उन्होंने पैटर्न क्या चेंज करा है कि अभी प्रीलिम्स अलग होता है, अलग से एग्जाम कंडक्ट होता है, और प्रीलिम्स की कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। Right. कुछ टाइम के बाद में ऑलमोस्ट इस साल जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वो 2 महीने का, 2 से 2.5 महीने का गैप है उसके बीच में। और फिर अगर आपका प्री प्लस मेंस कंबाइंड कट ऑफ अगर क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, पर्सनैलिटी इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं। और फिर फाइनल एक सिलेक्शन, एक लिस्ट निकाली जाएगी एंड देन मेडिकल फेज आएगा। तो सर प्रीलिम्स के अंदर जो है 2 पार्ट में है। उसके केस के अंदर एक तो आपका जो डिसिप्लिन है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके 150 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स का होगा, मतलब आप कह सकते हैं 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सेकंड उसके साथ एक 200 मार्क्स का जीएस का पेपर होता है, ओके, और उसके केस के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो प्रीलिम्स है वो 500 मार्क्स का है। तो जब आप ये क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। कट ऑफ अभी हम थोड़ी टाइम के बाद डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स की क्या रही है, मेंस के बाद क्या रही है, मेंस प्लस प्री और फाइनल क्या रही है। फिर इसके बाद सर मेंस एग्जाम होता है, दैट इज अ कन्वेंशनल एग्जाम। इसके अंदर जीएस का कोई भी टॉपिक नहीं आता है। आपका जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो भी जिस डिसिप्लिन से आप दे रहे हैं, वो इंजीनियरिंग का सिलेबस पूरा 2 पार्ट सेक्शन के अंदर डिवाइड करा जाता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। पेपर 1, पेपर 2 भी बोलते हैं उसको। उसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स के कन्वेंशनल क्वेश्चंस आएंगे, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। बट यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइप नहीं लिख सकते हम उसमें और वो एक सब्जेक्ट का भी नहीं होता है, तो पूरी ब्रांच का होता है। साथ में उसमें ये भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसलिए आपका पूरा तैयार होना चाहिए। तो वो आपका 300 मार्क्स, 600 मार्क्स का पेपर होता है। तो 500 का प्रीलिम्स हो गया, 600 का ही हो गया, टोटल 1100। अब जब ये इस कुछ टाइम के बाद ये चेकिंग होगी और फिर आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की कट ऑफ निकाली जाएगी। अगर आपने उसको क्लियर करा है देन यू विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो वो यूपीएससी में कंडक्ट होता है, दैट इज फॉर 200 मार्क्स। तो सर ये पूरा एक पैटर्न रहा है, 1300 नंबर। मैं एक बार समराइज कर दूं, जैसे अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में। गेट का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं उसको। और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है उसमें प्रीलिम्स, उसमें जो मेंस का एग्जाम है, और इंटरव्यू तो ऑब्वियसली ऑफलाइन ही होगा। तो प्रीलिम्स भी ऑफलाइन होता है, मेंस भी ऑफलाइन होता है और इंटरव्यू भी। और प्रीलिम्स में सर ने बताया कि एक आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है और एक आपका टेक्निकल वाला पार्ट है, जो डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांच से हैं। फिर मेंस के 2 पेपर होते हैं जो दोनों टेक्निकल होते हैं, एंड फिर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द जनरल पर्सनालिटी प्लस आपकी इंजीनियरिंग स्किल्स पे बेस्ड होता है, राइट सर। तो सर अब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स क्या रहा है, वो ही सेम चीज कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, अगेन इट्स अ वेरी टफ एग्जाम और इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारी स्टेजेस हैं, तो हमारे लिए बड़ा टफ होगा। बट
रियलिटी अगर पहले से पता होता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यू विल प्रिपेयर फॉर द कट ऑफ, बट इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई टॉपर्स स्टूडेंट का ही होता है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का होगा, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, डेफिनेटली यू आर एबल टू क्लियर। तो सर, सिविल की ब्रांच के लिए आउट ऑफ 500 आपका कट ऑफ जो हम कट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 एग्जामिनेशन का है। और इसमें जैसे सर ने बताया था कि हर स्टेज का अलग कट ऑफ होता है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, जो कि 200 प्लस 300 यानी जीएस पार्ट प्लस टेक्निकल पार्ट यानी 500 नंबर में से, तो सर 174 के अराउंड था, मतलब अराउंड के 174 के ही। और ये जो मार्क्स हमने अगेन लिए हैं, दैट इज फॉर द हाईएस्ट। तो अगर आपको डिटेल में जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज अगर आपको मार्क्स देखने हैं, तो आप मेडिजी की वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, आपको वहां पे कट ऑफ हर एक सेक्शन की दिख जाएगी। अगेन हमने जर्नल के इसलिए लिए क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स हमको उसमें दिखाई दिए, तो टू मेक श्योर कि हाईएस्ट में भी कट ऑफ इतनी जा रही है 500 में से 174, एंड दैट इज फॉर सिविल। आउट ऑफ 1100 यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस के बाद जो कट ऑफ गया, इट वाज 510, एंड आउट ऑफ 1300 यानी कि prelims plus mains plus interview, it was 691 approximately. Yes. Now sir, similarly for the mechanical, out of 500 217 marks, out of 1100 537 marks, out of 1300 725 marks. Right. Okay sir. For electrical के लिए यही 500 में से 199, out of 1100 489, out of 1300 655. And the last for electronics and communication, and please इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको शॉक हो जाओगे आप सुन के। आप you will get shocked, especially for the electronics and communication student, कि प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज आप ट्राई करिए। आउट ऑफ 500 द कट ऑफ इज ओनली 129, ओनली 129। 500 का 20% 100 नंबर होता है मतलब 25%, 30%, मतलब 33% पे हम कहते हैं कि पास होता है 10th के अंदर। तो ये 33-35% इतनी कट ऑफ जा रही है। आउट ऑफ 1100 343, अगेन लेस देन 30%, 33-34%, वही सेम थिंग। एंड आउट ऑफ 1300 546, मतलब फाइनल सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं 546 आउट ऑफ 1300, जिसमें आप सोच सकते हैं कि 1100 का सिर्फ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम होता है, तो 1100 का 50% भी 550 होता है, और ये 1300 में से भी 550 से कम गया है। तो यूपीएससी की एक और खूबसूरती है, और गेट एग्जाम की, मैंने देखा है कि काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो शायद स्टेज फियर होता है, या शायद इंटरव्यू में जाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर आंसर, इवन दे नो। ऐसा होता है, वो डेफिनेटली प्रैक्टिस के साथ वो भी हट सकता है। पर यूपीएससी एंड गेट एग्जाम दोनों की खूबसूरती क्या है, सबसे बड़ी बात, अगर आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, अगर आप रिटर्न में बहुत स्ट्रांग है, और आपके इंटरव्यू मार्क्स कम भी आ जाते हैं, तो कंबाइंड के अंदर आप मार्क्स बहुत ज्यादा लेके आ सकते हैं। एंड इन द केस ऑफ गेट एग्जाम्स ऑल्सो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कुछ पीएसयूज ऐसे हैं जो डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ले रहे हैं, वो एग्जाम ही इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कहीं फियर है मन में कि मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं घबरा जाता हूं, अगर ये नर्वसनेस है, तो गेट के अंदर एनटीपीसी बहुत नामी ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई उसके बारे में जानता होगा। तो एनटीपीसी डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ गेट के रिटन के एग्जाम गेट का स्कोर। यूपीएससी के अंदर अगर आपने देखा है कि 200 का इंटरव्यू है, और आउट ऑफ 1100 जो है वो आपके हाथ में, उसमें अगर आप अच्छे नंबर क्रैश कर लेते हैं, और इंटरव्यू के अंदर 200 में से 60, 70, 80, कई बार सर हमने टॉपर्स का भी देखा है कि टॉपर कई बार वो कैंडिडेट बनते हैं जिन्होंने रिटन में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, भले इंटरव्यू में उतना ज्यादा स्कोर नहीं रहा। तो अगर एक जर्नल प्रिपरेशन भी होती है और थोड़ा बहुत भी आप बोल लेते हैं, तो 60-70 मार्क्स बड़े प्यार से मिल जाते हैं, एंड रेस्ट यू कैन कवर फ्रॉम द मेन। तो बट जब कहीं ना कहीं हम प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं और एमबीएस में बात करते हैं, उनके अंदर बात करते हैं, तो वहाँ सारी जगह हर सेक्शन के ऊपर एक स्टेज है, और जहाँ से आपको एग्जिट करा देते हैं। एंड द लास्ट, क्योंकि जैसे प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं या एमबीए के अंदर जाते हैं, तो जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टास्क होता है, ओके, फिर इंटरव्यू होता है, और हर स्टेज के ऊपर एग्जिट है। तो अगर आप
एक चीज में अच्छे हैं रिटर्न में, बट आप बोलने में अच्छे नहीं हैं, प्रेजेंटेशन में अच्छे नहीं हैं, अगर आप ग्रुपिंग में अच्छे नहीं हैं, अगर आप किसी से डिबेट नहीं कर सकते प्रॉपरली और उसको समराइज नहीं कर सकते, जीडी और जीडी का यही मतलब होता है, या आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, या आप इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर या इंग्लिश फॉर्मेशन ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी इशू नहीं है। क्योंकि यूपीएससी में हमने कई बार खुद में देखा है, हमारे दोस्तों ने भी या हमने खुद ने भी देखा है कि यूपीएससी के इंटरव्यूज जब होते हैं या पीएसयू के काफी इंटरव्यू होते हैं, अगर बोर्ड को हिंदी समझ आती है तो दे आर नॉट सो मच हार्ड कि उनको इससे मतलब नहीं होता है कि आप इंग्लिश में ही बोलें और आपका प्रेजेंटेशन वो, बट आपका कंटेंट होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज इसके अंदर मिलती है। राइट। सो आपकी जो प्रिपरेशन है, चाहे वो गेट एग्जाम की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की हो, हमने एक ओवरऑल आपको समरी प्रोवाइड करी। मेड इजी गेट और ईएससी दोनों के लिए बैचेस प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड, which are conducted at multiple offline batches are conducted at multiple centers. The entire information for the GATE and ESE batches are available on the MadeEasy website. So do check it out, and whatever best support and best guidance is required for an aspirant to crack these exams, we provide it with our utmost sincerity. So on that note, me, Amrinder Singh, and Ashwarya Bansal. So we are signing off in this video. I hope you have got the information and the ignite to compete, prepare and crack these examinations. So thank you so much and wish you a best of luck. Best wishes.